हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हंट विद ज्योति की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली जो है आधारित है पूरी तरह से RO और PCS 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर। हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं आपके साथ जो एग्ज़ाम में कंटिन्यू पूछा जा रहा है और किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैंने आज के इस सेशन में इंक्लूड किया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये सीरीज़ आप हमारे साथ कंटिन्यू रखेंगे तो 100% आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। आप क्वेश्चंस का लेबल देख रहे हैं और डिट्टो क्वेश्चंस आप ऐसे ही पाएंगे एग्ज़ाम में जिस हिसाब से पूछा गया है क्वेश्चंस का। और कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है क्योंकि लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। UPSC लेवल के RO और PCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका राइट आंसर आपका होगा इक्ष्वाकु वंश, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है इसकी, इक्ष्वाकु वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में उन्हें श्री पर्वतीय यानी पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया। पहले वे 7 वाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इक्ष्वाकु वंश का पहला पॉइंट है कि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। श्री शांतमूल का उत्तराधिकारी माठरी पुत्र हुआ जिसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर आज आपका होगा सी, यानी मार्ग निर्माण से संबंधित है। मौर्यकालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें कुछ महाजनपद दिए हुए हैं और इनकी राजधानी क्या थी वो है आपको बताना। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मत्स्य किससे संबंधित था? ये विराटनगर से संबंधित था। मत्स्य की राजधानी जो हुआ करती थी वो विराटनगर होती थी। कुरु की राजधानी जो होती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु को ही कौरव भी कहा गया। सूरसेन की राजधानी जो होती थी वो मथुरा हुआ करती थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा जो आज के टाइम में आधुनिक ब्रजमंडल है। अश्मक की राजधानी जो आपकी होती थी वो पोतन या पोटली कही गई। अश्मक की राजधानी पोतन, इसको पोटली भी कहा गया। इस तरह से इसका राइट आंसर आज आपका हो जाएगा, वो होगा डी। इसका आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका राइट आंसर आज आपका हो जाएगा सी, यानी VS वाकांकर। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, जिसकी निरंतरता तथा मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज 1957 से लेकर 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर ने की। यह विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। इस प्रकार आपका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। 5वां क्वेश्चन है आपका, ये भी मिलान वाले हैं। ये ज़्यादातर मिलान वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो इससे आपका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि वन लाइनर बहुत कम ही माइंड में बहुत कम ही देर तक रह पाता है। तो हड़प्पा के कुछ स्थल दिए हुए हैं, वह किस राज्य क्षेत्र से संबंधित थे इसको हम देखते हैं। बालू है आपका, किस राज्य क्षेत्र से संबंधित था? मांडा है, पाडरी है और हुलास है।
तो जो बालू जो क्षेत्र था वह हरियाणा राज्य क्षेत्र से संबंधित है, बालू हरियाणा से संबंधित था। मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पाडरी जो था वह गुजरात से संबंधित है। और जो हुलास है वो उत्तर प्रदेश से। तो यूपी पीसीएस और एआरओ में बेसिकली यूपी जीके भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछ लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कि हुलास किस प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का एक स्थल हुआ करता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आपका है, मुल्तान के सूर मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जैद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव यानी यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। जो शामपुर यात्रा था वो सूर्य पूजा से संबंधित था। क्या यह सही है? तो इसका जो दोनों विकल्प सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर आज आपका हो जाएगा सी। मुल्तान सूर्य मंदिर, जिसे आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण कृष्ण के पुत्र सांब ने कराया था। सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में शामपुरा यात्रोत्सव यानी यात्रा उत्सव मनाया गया। ह्वेनसांग, अल बरूनी, आबू जैद, अल मसूदी ने मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख अपने अपने विवरणों में किया है। अतः इसका विकल्प सही सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। इसमें भी आपको कुछ सभ्यताएं दी हुई हैं, वह किस तरह से आधारित थी, किस पे आधारित थी, तो इसको हम देखेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हम सभी जानते हैं कि यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक जो समाज था ये पूरी तरह से आधारित था। उत्तर वैदिक जो पीरियड था ये किस पर आधारित था? कृषक पर आधारित था ये। और ऋग्वैदिक जो समाज था वह चारागाह पे आधारित था। और मध्यकाल जो था वह जमींदारी प्रथा पर आधारित था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सुमेलित करना है कौन सा राइट आंसर आपका होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन स्टे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो जजमानी जो तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो जो जजमानी जो प्रथा हुआ करती थी वो तुम्हारी उत्तर भारत की थी। और जो मैंने मिलान भी किया है, बहुत सारे मतलब जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इसका यही आंसर होगा। जजमानी उत्तर भारत की थी। और आपका 12 बलूट जो था वह कर्नाटक से थी। मिरास जो थी वो महाराष्ट्र से थी। और अडाडे जो थी वो तमिलनाडु की थी। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था अत्यंत गहराई से भारतीय समाज में विद्यमान थी। भारतीय ग्रामीण समाज में एक तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें वंशानुगत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता था। इसे जजमानी प्रथा कहते हैं। समझ गए होंगे आप जजमानी प्रथा क्या थी। भारत में विभिन्न स्थानों पर इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर भारत में जजमानी, महाराष्ट्र में 12 बलूट, तमिलनाडु में मिरास और कर्नाटक में अडाडे। अतः इसका राइट आंसर होगा डी। बट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो बी था।
निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। फतवा ए जहांदारी, ये किसकी रचना है? ये कब आई थी? पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सबसे पहले आपकी जो थी वो किताबुल हिंद थी, इसके बाद में आपकी पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात ए नासरी और सबसे लास्ट में आपकी थी फतवा ए जहांदारी। तो किताबुल हिंद पुस्तक की रचना अलबरूनी द्वारा की गई है। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में आया था। इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी में प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। यह पुस्तक तारीखुल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं चंद्रबरदाई जो थी वो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य आदिकाल का विख्यात महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ये 13वीं सदी की रचना थी। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं जिसने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर यानी 1259 से 60 ईस्वी तक इसका वर्णन किया है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बरनी 1285 से लेके 1357 तक थी, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया है। अतः इसका विकल्प जो होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आपका, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अकबर ने यह काम बहुत ही अच्छा किया था, एक स्वतंत्रता दी थी फीमेल यानी वीमेंस को आगे बढ़ाने के लिए कि वे अपने पसंद का जो है चुन सकें। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत अकबर पहले मुगल सम्राट थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर द्वारा किए गए नए परिवर्तनों के साथ महिलाएं अब बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त कर रही थी। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया तथा बाल विवाह को समाप्त करने की ओर ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त लड़कियों को बिना दबाव के ऐच्छिक विवाह करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करी। अगला है आपका, कुछ अधिकारी हैं वे किस कर्तव्यों से अपने आप को जो है रखते थे, ये मिलान करना है आपको। दीवाने तन, इसका ऑप्शन है कार्यालयों को संभालने के लिए। इसी तरह आपका है मुस्तैफी, मुशरिफ और वाकिया नवीस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि दीवाने जो तन था वो जागीर व वेतन को देखने वाला एक अधिकारी होता था। मुस्तौफी जो था वो राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करने का अधिकारी था। मुशरिफ जो था वो कार्यालय को संभालने के लिए एक अधिकारी था। और वाकिया नवीस, ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछा गया, ये वर्ड्स आप ध्यान रखना। ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए ये नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा या शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान में। तो चिश्ती, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पे जो नहीं शब्द है ये ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो राइट आंसर होता है उस पर टिक कर देते हैं, यानी जो हाँ रहता है जिसमें जो सही ऑप्शंस रहते हैं उनके उस पर टिक कर देना है। तो ध्यान देना है आपको ये चीज़ कि नहीं पूछा गया है तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था।
किंतु वह किसी भी सुल्तानों के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा साहब ए नहर। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को सुदृढ़ किया। उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली व आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में उल्लू खानी तथा रजबवाह सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। मुगल काल में साहब का नहर का निर्माण रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था और ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी था, अतः इसका विकल्प आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब-ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से लेके 1627 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने किताब-ए नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक संगीत के 9 रसों की पुस्तक है जिसमें विभिन्न रागों व गीतों का वर्णन किया गया, अतः इस तरह से इसका विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ कथन स्टेटमेंट है जिसमें ए तथा दूसरे को कारण आर को कहा गया है। कौन कारण ए कथन की किस प्रकार व्याख्या करता है, इसको हम देखेंगे। तो पहला, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। दूसरा है आपका, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो आपको बताना है कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं और ए सही है परंतु आर आपका गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी ए और आर दोनों विकल्प सही हैं। पहला विकल्प था आपका, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उसकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण दिया गया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द्रविड़ वास्तुकला या वास्तुशैली का जो प्रारंभ पल्लव काल में हुआ उसका चरम उत्कर्ष चोल काल में देखने को मुझे मिलता है। इस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। वस्तुतः चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। विजयालय के बाद चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है। राजराज प्रथम के समय के लेखों में लेडन दानपत्र तथा तंजौर मंदिर में उत्कीर्ण लेख उल्लेखनीय है। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवालवांगडू तथा करैंड दानपत्र में हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज तृतीय के समय का तिरुवेंद्रपुर अभिलेख है, अतः इसका विकल्प आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स ला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। पहला है आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्त हुई थी। दूसरा है आपका, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है आपका। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक हुआ। फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के ये मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। एक्स ला सैपेल की संधि यानी 1748 ईस्वी से हुआ था। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया, अतः इसका विकल्प सी सही है। 19th क्वेश्चन से इसमें सुमेलित करना है आपको। बताना है आपको कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया, शाही पद अधिनियम कब आया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आपका कब आया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी होगा आपका
यानी ए जो है वो आपका दूसरे से सुमेलित है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम जो आया था वो 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1861 में हुआ था। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1869 में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पहले जज सुप्रीम कोर्ट के कौन बनाए गए थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ये हम सभी जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, यानी हड़प नीति थी। कई जो है इसमें राज्य शामिल थे, जैसे सतारा था, अवध था, महाराष्ट्र था। इन सब जिलों को उसने जो है राज्यों को उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नीति के तहत इसने हड़प लिया था। 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और ये 1 दिसंबर से लेकर 1931 तक चला, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत के सचिव तथा विलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीरा वेन भी शामिल थे। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी। अतः इसका विकल्प डी सही होगा। 22 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। आपको बताना है कौन किससे रिलेटेड है। 20 सेकंड का टाइम आपको हम दे रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसको। जो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन था वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सॉरी ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। 1755 ईस्वी में नंजराज के हैदर अली को डिंडुगल के फौजदार पद पर नियुक्त किया गया। इस वर्ष फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक ए जो है वो आर से सुमेलित किस प्रकार है, इसको आपको बताना है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ए आर से किस प्रकार है, तो ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। मुक्त रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति अपनाई। पहली थी जमींदारी
अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी आय को सुनिश्चित करना तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। फलस्वरूप कृषक वर्ग जो था वो विभिन्न वर्गों में बंट गए तथा भारतीय कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब कुछ भूगोल से क्वेश्चन हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है आपको। तो ये क्वेश्चंस हम कल के उसमें कराएंगे, ये आज हम बस यहीं तक रखते हैं। भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो कल के उसमें जो है डिस्कस होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके जो ARO और UPPCS का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। और एग्ज़ाम हंट विद ज्योति यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, नए सेशन के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में। जय हिंद, जय भारत।